नमस्कार दोस्तों। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये स्कल लेके आपके साथ क्यों आया हूँ। तो दोस्तों आज हम इस स्कल को लेके यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे कि जो हेयर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन है या हेयर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसीजर है उससे क्या कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है जिससे कि हमारे स्कल पे, हमारे ब्रेन पे कोई असर पड़े। जैसे कि कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकता है क्या हमें, या कोई ब्रेन की डैमेज हो सकती है, या कोई ब्लाइंडनेस हो सकती है, या कोई परमानेंट हेडेक हो सकता है हमें। इस तरह के जो अक्सर सवाल हैं वो सभी के मन में रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस बारे में पूरी क्लैरिटी दूंगा कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन से हमारे ब्रेन संबंधित कोई प्रॉब्लम हमें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं। तो दोस्तों ये है हमारा मेडिक्राफ्ट क्लिनिक का यूट्यूब चैनल और आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में हम आपको अच्छे से ये सब समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन से ब्रेन पे हमारे कोई डैमेज होता है नहीं होता है, ये हमें तब पता लगेगा जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन में हम करते क्या हैं, ये ऑपरेशन होता किस तरीके से है। क्योंकि अगर उस ऑपरेशन के होने में कोई प्रोसीजर में कहीं कोई प्रॉब्लम होने की उम्मीद होगी तो उसको आज हम देखेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट जो इसका स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट पंचिंग एंड हार्वेस्टिंग, यानी जो हेयर ग्राफ्ट हैं उनको पंच करके निकालना उनको, है ना। तो ये हम आपको दिखाते हैं। ये जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हेयर पंच बोलते हैं। इसकी फ़ोटो भी आप यहाँ देख रहे होंगे। तो ये हेयर पंच है। तो इसकी जो लंबाई है वो करीबन होती है 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर की लंबाई है इसकी। यानी ये जितना सिर में इसने अंदर जाना है, छेद करना है, वो लंबाई है 4 मिलीमीटर की। जो हमारा सर होता है इसमें जो स्किन, चमड़ी से लेकर अंदर ये जो हड्डी है यहाँ तक की जो मोटाई होती है वो करीबन 8 से 9 मिलीमीटर की होती है, यहाँ तक आने से पहले। और ये जो हड्डी, उसके बाद ये हड्डी आती है, ये बोन जो आप देख रहे हैं, ये स्कल हम आप ही के लिए लाए दिखाने के लिए ताकि आपको समझ में रहे। और ये जो स्कल है देख रहे होंगे कि ये स्कल होता है और फिर इसके अंदर जो है फिर हमारा ब्रेन होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इस तरह की एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारे सिर पे हमेशा रहती है और इस लेयर के ऊपर जो है सारी कहानी है, स्किन है और स्किन की डिफरेंट लेयर्स हैं और सबसे ऊपर हमारे बाल हमें नज़र आते हैं। तो ये पंच जो है, ये जो ऊपर की लेयर्स हैं ये उसमें भी डीप में नहीं जा पाता। यानी ऊपर 7 लेयर्स होती हैं दोस्तों हमारी जो स्किन की हैं बाहर, इस हड्डी के बाहर और इस चमड़ी तक 7 लेयर्स होती हैं। उन 7 लेयर्स में से पहली 4 लेयर में ही इस पंच ने जाना होता है। अंदर की जो 3 लेयर हैं वहां तक ये पहुंच ही नहीं पाता है, यानी ये चमड़ी में भी पूरा नहीं पहुंच पाता है। तो इसका मतलब है कि इसके इस हड्डी तक पहुंचने की पहली बात तो संभावना खत्म हो गई, नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी बार ये पहुंच भी पाएगा तो ये हड्डी की मोटाई जो होती है ना वो अपने आप में आप देखेंगे 8 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक की इसकी मोटाई होती है। तो इसको भेदना इस पंच के लिए नामुमकिन है, कभी भी नहीं ये इसको भेज सकता। चाहे हम उसको जोर लगा के भी डाल दें तो भी ये इसको नहीं भेज सकता, क्योंकि इसमें प्रोटेक्टिव लेयर होती है आगे जाके जो उसको 4 मिलीमीटर से आगे जाने ही नहीं देती। तो एक तो चीज ये क्लियर कर लीजिए कि ये पंच कभी भी ब्रेन तक तो पहुंच ही नहीं सकता। कोई नौसिखिया भी इस ऑपरेशन को कर रहा है, वो जान के भी कोशिश करे कि मैं उसको पहुंचा दूं जी अंदर, तो कभी नहीं पहुंचा पाएगा। यानी ये जो पंच है ये आप इस लेयर तक भी नहीं पहुंचा सकते। जो हमारी स्कल की मजबूत लेयर है ये, इस तक भी आप नहीं पहुंचा सकते। ब्रेन तो इसके अंदर है, यहां है ब्रेन तो इसके अंदर, तो इसके ऊपर ये लेयर है हमारी सेफ, है ना। तो इसीलिए आप ये समझिए कि कुछ भी करके हम इस पंच की सहायता से ब्रेन तक नहीं पहुंच सकते पहले प्रोसीजर में। अभी तीनों प्रोसीजर नहीं हुए हैं इसके। पहले में तो हमने देख लिया कि ये सेफ है, जो भी काम हो रहा है बाहर हो रहा है, चमड़ी में हो रहा है। बाल जो हैं तीसरी चौथी लेयर तक ही जाते हैं मैक्सिमम, तो वो तीसरी चौथी लेयर तक ही बाल निकल जाता है। नीचे की 3 लेयर जो हैं वो अनयूज्ड रहती है, वहां तक ये पंच नहीं पहुंचता, ठीक है। यानी बाहर से किसी भी तरीके से ब्रेन तक पहुंचना इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से तो इम्पॉसिबल है। कुछ भी कर लीजिए आप, तब भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। यानी जो निकालने की प्रोसेस है, हार्वेस्टिंग की जो प्रोसेस है, पंचिंग की जो प्रोसेस है जो पीछे हो रही है, वो पूरी तरीके से ब्रेन के लिए सेफ है। वो ये हमारा फेस है, इस तरीके से यहाँ के हेयर में पंचिंग होती है पीछे, तो यहाँ की भी बोन जो है रादर इससे मोटी होती है ज़्यादा। तो किसी भी तरीके से यहाँ हम अंदर ब्रेन तक नहीं पहुँच सकते पंच करते समय। पहली स्टेज
क्लियर है, इसमें कहीं से भी ब्रेन डैमेज होने का या कोई ब्रेन में ट्यूमर होने का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्रेन में कोई काम ही नहीं हो रहा दोस्तों, ब्रेन तक हम जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों सेकंड स्टेज पे, हेयर ट्रांसप्लांट की दूसरी स्टेज पे। देखते हैं क्या इसमें तो नहीं कोई डैमेज हो सकती। इसको बोलते हैं स्लिटिंग, स्लिट्स, छेद बनाने, जहां पे वो बाल डालने हैं वहां छेद बनाने। छेद दोस्तों हम इस तरह की नीडल्स होती हैं या पतले पतले नाइफ्स होते हैं, ब्लेड्स होते हैं, उनसे बनाते हैं। ये देखिए इतना पतला आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा, मैं फोटो में यहाँ दिखाऊंगा आपको। तो ये इस तरह की पतली पतली बारीक नीडल्स होती हैं, इनकी हेल्प से हम यहाँ पे होल्स बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये नीडल तो बहुत बड़ी है, ये तो ब्रेन तक पहुंच जाएगी। दोस्तों ये भी किसी भी तरीके से इस स्कल के बोन को पियर्स नहीं कर सकती। और इसमें जो हम छेद करते हैं वो उसमें एक बिवेल होता है, आपको मैं फोटो में दिखा रहा हूँ। ये बिवेल की जो लेंथ है जहाँ तक हमने जाना होता है वो सिर्फ होती है 4 मिलीमीटर, उसके आगे हमने जाना ही नहीं होता। फिर आप कहेंगे सर ये तो बहुत लंबी है, इसमें तो कोई कहीं भी चला जाएगा। तो देखिए कितनी भी कोशिश मैं कर लूँ, कोई कितने भी जोर लगा ले, इसको हम स्कल के अंदर नहीं घुसा सकते। किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से भी ड्रिल करें तो नहीं हो सकता, ड्रिल अंदर नहीं जा सकता ये चीज़। ठीक है ना। तो जो ब्रेन के ऑपरेशंस किए जाते हैं, जो ब्रेन की सर्जरी करते हैं डॉक्टर, जिन्होंने ब्रेन इसको खोलना है और खोल के ही वो अंदर पहुंच पाएंगे, वो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट रखते हैं इसको काटने के लिए। इसको काटने के लिए अलग औजार होते हैं, इनको काट के हटा के अंदर ब्रेन में काम करके इसको फिर रखा जाता है। तो ये इतनी मामूली सुइयों से और ये जो पंच है इनसे ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम ना आगे से ना पीछे से कहीं से भी ब्रेन के अंदर घुस पाएं। तो जो सेकंड प्रोसीजर है वो भी एकदम ओके है, उसमें कहीं पर भी हम अंदर नहीं जा रहे हैं ब्रेन में, यानी ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, क्या क्या, ब्रेन का कोई डैमेज, ब्रेन का कोई ट्यूमर, कोई ब्लाइंडनेस, कोई परमानेंट हेडेक आपको नहीं होगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं तीसरी प्रोसेस पे, जो लास्ट प्रोसेस होती है हेयर ट्रांसप्लांट की, और देखते हैं क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं। तो दोस्तों अब हम आए हैं थर्ड प्रोसेस पे, जो कि लास्ट पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस का। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ कि जो ग्राफ्ट निकाले हैं हमने पीछे से, उनको अब आगे जो स्लिट्स, छेद बनाए हैं, उनमें डालना है। तो दोस्तों जैसे नाम से स्पष्ट है कि जो स्लिटिंग की हुई है ऑलरेडी, उसके अंदर ही हमने बाल डालने हैं, फाइन फॉर्सेप्स से पकड़ के उन बालों को। बालों की लंबाई 4 से 4.5 मिलीमीटर तक ही अक्सर होती है, तो उससे ज़्यादा तो छेद ही नहीं हो रखा। जितना छेद हुआ है उतने में वो बाल चला जाना है। जाना किससे है, वो बारीक सी फॉर्सेप्स होती है, वो उसने बहुत अंदर जाना वैसे भी नहीं होता है। तो यानी जितनी छेदों की गहराई आपने की है इस नीडल से इसके बिविल तक, उतना ही बाल अंदर जाता है, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं जा सकते फॉर्सेप्स की हेल्प से, है ना। तो तीसरा पार्ट जो इम्प्लांटेशन है वो भी प्योरली एकदम सेफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी आप जो है ब्रेन के अंदर नहीं जा रहे हैं, ब्रेन से दूर दूर का आपका कोई नाता नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल मिथ है कि ब्रेन में ट्यूमर हो जाते हैं और ब्रेन में कोई परमानेंट डैमेज हो जाता है, आंखें चली जाती हैं, अंधे हो जाते हैं, हेडेक हो जाता है परमानेंट, हमेशा ही हेडेक रहता है जी ज़िंदगी भर। ये सब बातें बेमानी हैं, आप विश्वास कीजिए, इससे ऐसा कुछ नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट अच्छी जगह कराया जाए और अच्छे डॉक्टर्स द्वारा किया जाए, जो अच्छे प्लास्टिक सर्जन हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हों, जो चीज़ों को समझते हों, ठीक से काम कर रहे हों, तो ऐसी कोई भी संभावना नहीं होती कि ब्रेन संबंधित कोई इंजरी आपको हो जाए। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें अंदर ब्रेन संबंधित कोई थोड़ा हेडेक, माइल्ड हेडेक थोड़े दिन तक रहता है, टेम्पररी होता है वो। मैंने आप वीडियोस में आपको मैं ये आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। इसमें डिटेल्स में मैंने बताया कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर्स के। तो वो साइड इफेक्ट्स हैं, वो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि भाई कोई दवाई हम खाते हैं किसी और काम के लिए, लेकिन वो थोड़ा सा कुछ और भी कर देती है। जैसे पेन किलर हम खाते हैं तो थोड़ा सा वो गैस्ट्राइटिस कर देती है, पेन तो रिलीव कराती है पेन किलर की वजह से, लेकिन वो गैस्ट्राइटिस कर देती है। तो पेन किलर ने पेन से आराम दिया है, वो मेन काम हुआ उस ड्रग का। थोड़ा सा हमें पेट में दर्द हो गया, गैस्ट्राइटिस से हो गई, ये साइड इफेक्ट हुआ। तो साइड इफेक्ट बहुत छोटा पार्ट होता है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। तो हेयर ट्रांसप्लांट में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन ऐसी कुछ नहीं होती जैसे आज हमने डिस्कस की है। जो लोगों के मन में मिथ होता है कि भाई ब्रेन से रिलेटेड हमें कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कोई ब्रेन डैमेज, ब्रेन ट्यूमर, है ना, इस तरह का परमानेंट हेडेक, ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस कई लोग को होता है, सुनना जो खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है और ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। छोटी मोटी दिक्कतें जो आती हैं, हमने इस जो ये आई लिंक पे मैं आपको दे रहा हूँ,
अपने वीडियो का लिंक, इसमें आप देख लीजिएगा। ये टेम्परेरी कुछ टाइम के साइड इफ़ेक्ट हैं, समय के साथ साथ ये सारे ही साइड इफ़ेक्ट चले जाते हैं। और मैं आपको एवरेज टाइम बताऊं तो 3 महीने तक का पीरियड होता है जब थोड़ा ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। 3 महीने के बाद ये प्रॉब्लम्स सारी खत्म हो जाती हैं, बिल्कुल पहले की तरह स्टेज में आ जाते हैं। इन 3 महीने में भी जो पहला महीना होता है ना, वो थोड़ा कठिन होता है, उसमें हमारे थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, मतलब ठीक ठाक, हल्का पेन, हल्की स्वेलिंग, खुजली, इचिंग, पिंपल्स, ये सब रहता है। नमनेस, थोड़ा नम सुन्नपन सा रहता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है ये चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं। और एक समय ऐसा आ जाता है 3-4 महीने के बाद कि आपको पता ही नहीं लगता कि कोई प्रोसीजर हुआ था। हमारे लगाए हुए बाल भी बड़े होने लगते हैं, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स हैं, और फिर हम ये भूल जाते हैं कि भी ऐसा कोई प्रोसीजर हमारा हुआ था। तो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता था, ये मैंने निकाला है, ये जब हम लोग MBBS करते थे तो इस तरह के स्कल्स और पूरी बॉडी की जो बोन्स होती हैं वो हमको मिली हुई थी। तो मेरे पास वो थी रखी हुई, तो मैंने सोचा कि आप लोग को इसके माध्यम से मैं समझाऊं, ताकि आपको समझ में आए कि हमारा ब्रेन जो है बहुत सुरक्षित रूप से इसके अंदर रहता है, खूल के अंदर, क्योंकि बहुत मोटी हड्डी है और इस हड्डी तक भी हम इस पूरी प्रोसेस में नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस हड्डी के अंदर जाना तो इम्पॉसिबल है, इस हड्डी तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसीलिए आप इस तरह की कोई भी मन में मिथ, कोई भ्रांति मत रखिए कि हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस से कोई ब्रेन में हमारे डैमेज होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, निश्चिंत हो गए। अच्छी जगह से देखिए, क्वालिफाइड सर्जन, आप याद रखिएगा मेरी बात, बस ये कहीं भी रहते हो आप, किसी भी देश में देख रहे हो वीडियो, सर्जन शुड बी क्वालिफाइड, या वो खुद कर रहा हो या उसकी देख रेख में सब कुछ हो रहा हो। कौन होता है क्वालिफाइड? MCH प्लास्टिक सर्जन या MD डर्मेटोलॉजिस्ट, बस। इसके अलावा कोई भी क्वालिफाइड नहीं है इस सर्जरी को करने के लिए। दोस्तों, आप देखिए, आप जब कभी जाएंगे फर्नीचर बनवाने तो कारपेंटर की दुकान पे जाते हैं ना, आप इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे तो जाते नहीं हैं। आपको पता है कौन क्या काम करता है, तो आप उसी के पास जाके वो काम करवाएंगे। इसी तरीके से ये काम जो है ना, अब आप किसी और ENT के डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं, आप किसी और डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं करवाने कि भाई मैं आँख के डॉक्टर से बाल लगवा लूँ। आपको करना भी नहीं चाहिए। आपको समझना है कि ये काम प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। उसमें से भी जो एक्सपीरियंस्ड है, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जो काफ़ी समय से कर रहे हैं, उनके पास जाके कराइए। सेंटर शुड बी गुड, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हाइजीन होनी चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, सब कुछ एकदम प्रोसेस स्मूथ निकलना चाहिए हमारा, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए सेंटर में है कि नहीं, इन सब चीज़ों पर विचार करिए। आप ये घबराइए मत कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं तो इसलिए हम नहीं कराएंगे और ये सब है, ऐसा बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर्जन, अच्छा क्लिनिक होता है तो सब काम बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और उसको शेयर भी करेंगे। और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।